Hello everyone, I am Usaid Malik or we are starting our new chapter that is Cell the Unit of Life। और आज ये आपका डे 1 है लेक्चर का, जहाँ से हम अपना पूरा सिलेबस नीट 2020 और 23 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बेसिकली कैसे पढ़ेंगे, देखिए हम पहले वो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं जिसका इम्पोर्टेंस एनटीए नीट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स मीन कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम पहले वो चैप्टर्स कवर करेंगे जिस पर्टिकुलर एक चैप्टर से 5 to 8 MCQ हर साल नीट में आ रहे हैं, ठीक है। हम वो चैप्टर्स और उनका जो बेस है वो चाहे 11th के हों या 12th के हों, उनका पूरा वो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं कि उनके बिना हम पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल साइकिल हो गया। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ना बहुत हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स हम यहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में हमारे काम आएगा। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को बिगिन करते हैं, ठीक है। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग तो एक्चुअली कल के ही लेक्चर में हो पाएगी, क्योंकि ये जो लेक्चर है आज हम बेसिक्स देखेंगे कि कैसे एक्चुअली सेल्स आई हमारी अर्थ पर और कैसे वो वर्क करती हैं, कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं, ओवरव्यू आज हम ले रहे हैं। एक्चुअली हम चैप्टर की सोल को आज टच करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। ये देखिए, अ सिंगल यूनिट एंड द सोर्स ऑफ लाइफ। ये जो हमने ये थोड़ी सी जो आपको दिख रहा है ना क्लिप टाइप का, ये हमने अपना जो भी बुक है, क्या बोलते हैं इसको, समझ गए ना? हाँ बस वही, ओके, जिसको हम बोलते हैं कैम्बल बाइबल ऑफ बायोलॉजी, उससे लिया हुआ है। देखिए उसके अकॉर्डिंग सेल क्या है। सेल एक सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि मतलब सोर्स है एक तरीके का, ठीक है। उसको देखते हैं। अ सेल of which there was a trillions in a human body in this the smallest functional unit of the tiny living structure। देखिए सेल जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर ही, जैसे कि उन्होंने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दे रखा है कि उन्होंने ह्यूमन बॉडी को बना रखा है, ठीक है। इट स्वैप्स इंफॉर्मेशन मेक्स प्रोटीन्स लार्ज, मतलब ये इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोटीन्स बनाता है, डीएनए के बेसिस पर वर्क करता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखा रखी हैं। तो हम अब टिपिकल सेल्स को देख लेते हैं। सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्या होता है। देखिए सेल्स बेसिकली जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। जब तक एग्जामिनर ना पूछे तब तक अपना मुंह बंद रखना है, क्योंकि वैसे सेल्स 3 टाइप्स की होती हैं जब आप मेडिकल में पहुंचेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और उसके बीच में आती है मीजोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन अपने आप को शांत रखना है जब तक एग्जामिनर ना पूछे। सेल्स 2 टाइप की होती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यू मीन्स न्यू और एडवांस। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जो हमारी अर्थ के बनने के बाद प्रिमिटिव टाइम्स में, मतलब ऐसी कंडीशंस में इवॉल्व हुई थी जो स्टार्टिंग की कंडीशन थी। और यूकैरियोटिक सेल्स को हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। देखिए सम टिपिकल सेल्स। अब टिपिकल सेल्स का मीन्स क्या हो गया, वो सेल्स जिसमें मिनिमम ये कंपोनेंट्स पाए ही जाएंगे, ठीक है। इसके बिना वो सेल नहीं कहला सकती। तो क्या होगा, सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन होगी, ये प्लांट सेल। और हाँ हम 2 चीज़, ये जैसे इन्होंने यहाँ पर प्लांट सेल को डिस्कस कर रखा है, ये प्लांट सेल हो गया, इसको हम बोल सकते हैं एनिमल सेल। इसको मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसको अभी आप भी कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, मतलब वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में नेग्लिजिबल होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। और अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम ओवरव्यू चैप्टर का कर रहे हैं, तो इससे मैं आपको ज़्यादा डिफिकल्टी, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे कि हमारी लिविंग बाउंड्री पूरी सेल है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारा रूम होता है, तो रूम के चारों तरफ जो ये वॉल्स होती है, जैसे कि हमारा ये जो भी सिस्टम जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, तो इसकी ये जो वॉल है, अगर ये ना हो तो बाहर से हम रोड पर तो कोई भी देखेगा कि रोड पर मतलब लेक्चर हो रहा है, कोई आधा सामान लेकर चला जाएगा, कोई कैमरा लेकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारी जो लिविंग सिस्टम है उसको एक क्लोज्ड वे में रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और इसी से ही ट्रांसपोर्ट का फ्लो होता है सेल के अंदर, ठीक है। अब जो एनिमल सेल्स होती हैं उसमें सेंट्रियोल्स पाया जाता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है प्लांट सेल में, लेकिन प्लांट सेल में आफ्टर मैच्योरेशन के टाइम में वो एब्सेंट हो चुका होता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स कहलाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है,
ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है जो कि स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि जिससे राइबोसोम अटैच होते हैं। हमारा जैसे लिपिड्स हो गए और हमारे जितने भी मेडिसिन हो गई या स्पर्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती है, इसका फॉर्मेशन इनडायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने छोटी क्लास से भी पढ़ रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो भी एनर्जी हमारे पास में आई है फूड से किसी से, तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एटीपी निकलवाते हैं, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। अब मेन कंपोनेंट आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, बॉस ऑफ द सेल। बॉस क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि जितना भी मतलब वर्क कराना है सेल से, कब कहाँ से क्या लाना है, क्या बनवाना है, क्या तोड़वाना है, वो सारा चीज़ कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, किसी भी सेल के अंदर डीएनए या आरएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल। जनरली डीएनए ही पाया जाता है, और जो वायरसेस जो कि लिविंग एक्सेप्शन भी आते हैं, तो उसमें आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। अब हम टिपिकल हमने ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या होते हैं, एक्चुअली ये भी तो एनिमल ही सेल है, क्योंकि इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये एनिमल सेल नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी दिखा रखा है, ठीक है, इसको काट दीजिए। तो हमारा हाँ इसकी बात कर रहे थे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम भी डीएनए का पार्ट होता है। जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है हमारी, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है। तो डीएनए को जब हम थोड़ा कंडेंस करेंगे तो वो न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम को और कंडेंस करते हैं हम तो सोलेनोइड बनता है, सोलेनोइड सुपर सोलेनोइड। और इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हम किसी भी चीज़ को धागे की फॉर्म में पूरा कंडेंस कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पूरा मतलब बहुत बड़ा धागा था, इसको हमने कंडेंस कर लिया, एक ये पेन हो गया, इन दोनों को कंडेंस करके हमने क्रोमोसोम बना लिया, बहुत छोटे साइज में ले लिया, तो इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। पहले ये बहुत बिखरा हुआ था तो इसको डीएनए बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये सोलर एनर्जी को हमारा केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, चलिए अब आइए हम देखते हैं टिपिकल बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्चुअली बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट PPLO, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमेशा ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरिया जिनकी कवरिंग टफ होगी उस लेयर को कैप्सूल बोलते हैं, पिलाई, इससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। मीसोजोम्स क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया कोई भी सेल जितनी छोटी होती है उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन और जितनी सेल का साइज बड़ा होता है उतना रेट ऑफ एक्सचेंज स्लो होता है। इसको हम आगे भी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये दो कंसेप्ट हैं, सेल का साइज जितना छोटा होगा, हमेशा ध्यान रखना, सेल उतनी ही फास्ट मल्टीप्लाई करेगी, उतना ही फास्ट उसका मेटाबॉलिज्म होगा। और जितना ही सेल का साइज बड़ा होगा उतनी ही सेल मतलब उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा, वो इनएक्टिव सेल हो सकती है। तो अगर हमारी सेल बड़ी है तो उसको हम उसका मेटाबॉलिज्म और उसको एक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। सरफेस एरिया जैसे कि अब यहाँ पर एक मान लीजिए ये टिपिकल सेल है, इसका सरफेस एरिया हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ऐसे करके इस तरीके से हमने अंदर की इनर साइड में लाइनिंग बना ली। तो ये जो लाइनिंग है इससे इसका सरफेस एरिया एक्सचेंज रेट बढ़ गया, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में विलाइज होती हैं तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो उसी टाइप की जो कनेक्शन मतलब ये जो सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं, ये देख रहे हो ना अब ये बिलाई, तो इसको ही मेसोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक से फिर से पढ़ रहे हैं हम। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने को ही बायोलॉजी बोलते हैं। हम थोड़ा सा पेन का साइज एक्चुअली छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अब ठीक है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। और जब हम ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब स्टडी करते हैं तो हमको काफ़ी सारी वाइड डाइवर्सिटी मिलती है। इसके डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ये हमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, एक बार के लिए अगर आपने ये सारे डायग्राम्स अगर बनाने हो तो मैं एक बार के लिए साइड में हट जाता हूँ। ओके, आप लोग ये डायग्राम्स बना लीजिए। दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज ऑल लाइफ फॉर्म्स। जैसे कि हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं,
तो डिफरेंट सेलुलर और उसके फॉर्म्स होंगे जिसको हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अब सेल थ्योरी की स्टार्टिंग होती है। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड द लिविंग फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस। अब जब पहले तो लोग ये मानते थे ना कि सेल लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से नहीं बनती है, वो तो गॉड गिफ्टेड है या गॉड ने क्रिएट की है। लेकिन आज साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ है कि उस टाइम में हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन आज के टाइम में लाइफ जो है वो सिर्फ लाइफ से ही बन सकती है, क्योंकि आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी जब हमने दी लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि लाइफ कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसका रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वो रिडक्शनिस्ट था, आज का ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, ठीक है। This mystery was a requirement integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। तो इसको तो आज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, ओपेरन एंड हल्डाने के एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। In studying and understanding the physiological and behavioral processes, one can take the physiochemical approach and use cell-free system to investigate। और इसका हम इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? हम देखिए, हम लैब में सब कुछ हमारे पास आज सारे कंपोनेंट्स, हमारे पास सारे केमिकल्स हैं, लेकिन क्या हम लैब में लाइफ बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम इसके लिए सेल फ्री सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। हम उसकी सारी स्टडी करने के लिए उसको हर एक ऑर्गेनिज्म को उसको ब्रेक करके उसके पार्ट्स को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच इनेबल अस टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिकुलर टर्म्स। और इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि हम उसके मॉलिकुलर लेवल पर जाकर सारी डिटेल्स पढ़ पाएंगे, कैसे क्या सेल ऑर्गेनेल्स काम कैसे करते हैं। एक्चुअली अब मेरे को ये भी बताना होगा आपको कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। देखिए, हमारी एक सेल है, सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो वर्क करते हैं, उनको मैं अभी आपके लिए इस टाइम में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड होंगे जिनको एक पर्टिकुलर जगह दे दी जाएगी सेल के अंदर, जो कि अपना फंक्शन कर रहे हैं, पूरे प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अदर देन डेट जैसे राइबोसोम, उनके पास में मेम्ब्रेन नहीं होगी, स्पेरोसोम जिसके पास में मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो ये सब चीज़ होगी। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर द एलिमेंट्स कंपाउंड्स। अब ये अप्रोच हम लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। क्लास 11th की जो हमारी बायोमोलिक्यूल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को। इट विल टेल अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये हमें बताते हैं कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने टाइप के कैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ पर भी कार्बन पाया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती हैं, लेकिन वो वराइंग डिग्रीज तक होती हैं, ओके। अब सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलुलर कंपोनेंट्स को निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पे आपको अपना सेलफोन के कंपोनेंट्स को जानना है, तो आपने क्या करोगे? हम जनरली बचपन में क्या करते थे, सेलफोन को खोला, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने देखा, स्पीकर देखा, स्क्रीन देखा, डिस्प्ले देखा, और जितने भी आईसीज वगैरह होती हैं तो सबको हमने बैटरी को निकाल कर सब चीज़ देख लिया, और फिर उसकी डिटेल स्टडी की, लेकिन दोबारा उसको फिट किया। हमसे तब नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग उतने कैपेबल नहीं होते थे, कुछ चीज़ें हो जाती थी, कुछ ख़राब हो जाती थी। तो इसी अप्रोच को, जब हम किसी चीज़ को खोलकर तोड़कर उसको समझने को और फिर दोबारा से उसको फिट कर दें, उस टाइप से जो हम स्टडी करते हैं उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और यही सेल के टर्म्स में इसको सेल फ्रैक्शनेशन बोलते हैं। प्रिजर्विंग इंडिविजुअल्स फंक्शंस ईच कंपोनेंट। एक्चुअली पेन थोड़ा और ही छोटा करना चाहिए हमें। अब ठीक है। दिस इज द मेथड दैट वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द सेलुलर लोकेशंस वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये सेल फ्रैक्शनेशन ही एक ऐसा मेथड था जिससे हमने सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस को पता लगाया, ठीक है। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। और यही सारे प्रोसेसेस जो हमारा सेल फ्रैक्शनेशन है, इसकी ही हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, जो हमारे लैब्स में सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ब्लड के, तो हम एबनॉर्मल कंडीशंस भी इन्हीं बेसिस पर, मतलब इन्हीं के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम वो पता करते हैं। दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और इस तरीके की फिजिकल केमिकल अप्रोच जो हम लगाते हैं उसको ही हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं, ओके। नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर
इसके अलावा भी अगर कुछ भी आपको डाउट रह रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और नीचे गूगल क्लासरूम का हमारा लिंक है, उस लिंक से ज्वाइन कर आप डेली शाम को 7 बजे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, अपने सारे डाउट लाइव सॉल्व कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में, ठीक है। द कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कि जनरली स्कूल लेवल पर क्या होता है आजकल, मैंने देखा है, काफ़ी नोटिस किया है, जब मैं भी स्टूडेंट था तो क्या होता है कि बायोलॉजी का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको मैथ्स से कोई रिलेशन नहीं है, फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, वो बोलते हैं कि ये तो सब वेस्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने आप में इतने इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हैं कि अगर एक भी सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप एक बहुत अच्छे फिजिशियन नहीं बन सकते, आप बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, कैसे आप मशीन से डील करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर आप नए इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं बना पाएंगे। तो व्हाट्स द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, फंडामेंटली अ रिडक्शनिस्ट आइडिया is an idea that states the whole is no more than the sum of its parts। और फंडामेंटली कहने का मीन्स ये है कि जो पूरा कोई भी चीज़ है उसको हम तोड़ लें तो उसको जब हम जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हैं तो उसको हम जो उसके चेंज कराते हैं तो 110 को 1 रुपीज़ के 100 कॉइन्स ले लिए या 100 रुपीज़ ले लिए, उन सबको ऐड करेंगे, सम तो एक ही आना है, वही रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। In practical terms, reductionists state that every biological theory and facts may be deducted from studying the simplest components of a biological system in question। मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपल टर्म्स में उसको ब्रेक करके पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ऑब्वियसली हम कुछ नया रिसर्च दे पाएंगे। दिस वुड मीन दैट इफ वी वर टू अंडरस्टैंड परफेक्टली ट्रेट of every biological molecule in an organism, for example, would we predict the behavior of an organisms they compose, reduction of biology or to chemistry। देखिए, अगर हमको कुछ भी अंडरस्टैंड करना है तो हम इस हेल्प से बहुत हद तक जान पाएंगे, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आपको ये आज का लेक्चर? इस लेक्चर को हम अभी यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, आप लोग भी आएंगे, और ऑब्वियसली हम बहुत सारा कुछ आज नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और दूसरी चीज़, अगर आपको सब चीज़ ठीक लगता हो देन डू सब्सक्राइब योर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।